150th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग कौन सा होता है? पक्की बात, वंदे मातरम ही होता है। नेशनल एंथम आपका जनगण मन है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बीच में? ठीक है, एक तरफ नेशनल सॉन्ग, दूसरी तरफ नेशनल एंथम। अच्छा, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती हैं, आपने अपने आंसर में नहीं लिखनी है। अभी यहाँ स्पीड में लिखना होता है ना, तो आपने कभी भी नहीं लिखना है। चलो जी, ये जो नेशनल एंथम है आपका, ये ऑफिशियली इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इवन आप जब कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे, उसके लिए ऐसा अलग से कोई आर्टिकल तो नहीं दे रखा नेशनल एंथम के लिए, पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आर्टिकल नंबर 51A मिलेगा, जिसमें बोला है कि हर एक सिटीजन की एक ड्यूटी बनती है कि वो रेवरेंस शो करें अपने नेशनल एंथम की भी। तो अगर नेशनल एंथम का यहाँ पे मेंशन आ गया, जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक जगह पे आपको मेंशन मिल जाएगा। बेशक नेशनल सॉन्ग का मेंशन कोई नहीं मिलता, पर इसको हम ज्यादा जोड़ते हैं पॉलिटिकल प्लस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के साथ। जब इसको गाया जाता था ब्रिटिशर्स को डराने के लिए, वो सच में डरते थे उस टाइम पे कि इनमें तो यूनिटी आनी शुरू होगी है। जेल में डाल दिया करते थे ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स को कि इनको जेल में डालो, जो भी नेशनल सॉन्ग आते हैं उसको पकड़ के जेल में डाल दो। यहाँ पे कोई रिदम नहीं आपको चाहिए प्रॉपर कि आपको खड़े होके ही इसको गाना है। पर नेशनल एंथम, स्कूल की असेंबली याद है, लास्ट में गाते थे ना इसको, तो एक करिकुलम का पार्ट होता है नेशनल एंथम। पर वहीं पे नेशनल सॉन्ग कहीं स्कूल्स में गाया होगा, कहीं स्कूल्स में नहीं भी होगा, कितनों के में था, कईयों के में नहीं था। तो मतलब वो ऑप्शनल होता है, वो उसके ऊपर इतनी सीरियसनेस नहीं आएगी एज पर द नेशनल एंथम। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होगी कि कैसे आप नेशनल एंथम को गाओगे, कितने सेकंड्स में बोला जाता है, 52 सेकंड्स के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे आप डिफरेंट लय में गा सकते हो, बोल के कर सकते हो, मतलब चीजें चेंज होती हैं। पर यहाँ पे जैसे आपको नेशनल एंथम एक टाइम पे सुनाई देता था, आप रुक जाते थे एक जगह पे रेवरेंस शो करने के लिए। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप फॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, विच इज नेशनल सॉन्ग। पेट्रियोटिज्म को जगाने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने था। बाकी जो नेशनल एंथम है, इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और गाया भी किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, करें शुरू फिर। 150th ईयर ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो पूरे 150 साल हो चुके हैं। किसने कंपोज किया था? तो आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। और कौन से दिन लिखा था? तो अक्षय नवमी के दिन लिखा था, ऑन 7th of November 1875। इसके बाद जो वंदे मातरम है, जिसे वंदे मातरम आ गया ना, दो तरह के यूसेज आपको दिखा दिए। एक होता है राष्ट्रीय गीत, एक होता है राष्ट्रीय गान। गान आ गया नेशनल एंथम, और गीत आ गया आपका नेशनल सॉन्ग। तो वंदे मातरम भी बोल दिया जाता है। किसने कॉम्पोजिशन करी थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी थी। और पहली बार कौन से लिटरेचर या फिर जर्नल के अंदर इसको पब्लिश करा गया था? तो बांगा दर्शन, ऑन 7th of November 1875। पहले जर्नल के अंदर इसको पब्लिश करवाया था। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवेल भी बहुत पॉपुलर है, आनंद मठ। 1882 में जब आनंद मठ को कंप्लीट कर दिया गया, तो वंदे मातरम का मेंशन उसमें भी करा। पहले जर्नल में था 1875, 1882 में एंट्री हो जाती है इन नॉवेल। उसके बाद गाया किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और उसके बाद ये पावरफुल सिंबल बन जाता है इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यूनिटी, सेक्रीफाइस, डिवोशन, सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था वंदे मातरम। देन नेशनल सॉन्ग का स्टेटस। अब इसके जो शुरू के दो स्टेंजा आप सुनोगे, वो 1937 में इंडिया की जो नेशनल सॉन्ग की अपनी ये जो कमेटी थी, सॉरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें भी गाए गए थे। मतलब रिप्रेजेंट करा जाता था बार बार। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता था? यही चीज को शो करने के लिए, जब भी इंडियंस अपनी बात रखा करते थे आगे कमेटी में जाके अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, डोमिनियन नहीं बनना है, तो उस टाइम पे दो स्टेंजा गा दिए जाते थे इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो इसके ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। 24th of January 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये अनाउंस कर देते हैं कि जो जन गण मन है, ये नेशनल एंथम रहेगा। और जो वंदे मातरम है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है उसमें, तो इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी और बोल दिया गया नेशनल सॉन्ग। तो दोनों को थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट कर दिया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करा जाएगा, दैट इज इन केस ऑफ नेशनल एंथम। पर सॉन्ग को भी उतनी ही रिस्पेक्ट से गाया जाएगा, उतना ही ऑनर दिया जाएगा। तो ये नेशनल सॉन्ग बन गया। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली, आप समझते हो ना एक्सप्लिसिट का मतलब,
एक्सप्लिसिट का मतलब है कि खुल के लिखा हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे आपको खुल के तो नहीं मिलेगा, पर आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज ए, अब जब फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ते हो जो टोटल 11 आई थी ना, कुछ अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी, कुछ ओरिजिनल थी, तो उसका पहला ही पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको 3-4 वर्ड्स मिलेंगे, जैसे हम हर एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो रिस्पेक्ट शो करें, एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, देन नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। तो इम्प्लिसिटली बोल सकते हैं कोई ऐसा डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है जो नेशनल एंथम को अकेला ही दिया हो। यहाँ पे आपने देखा 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट कौन सा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में डीपीएसपी, 4A के अंदर था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? कितने बोलते हैं? 42nd से ऐड हुआ था। फिर उसके अंदर ये फर्दर प्रोविजंस ऐड करे गए थे। यस, यस ऑनलाइन। हाँ जी सोनम, क्लॉज में नहीं लिखना है सोनम, इसको 4A लिखना है सीधा। और अमेंडमेंट जो थी वो 42nd थी जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। अब रिसर्जेंट नेशनलिज्म, अब एक आवाज उठती है इंडियंस की तरफ से कि हम एक कॉलोनी बन के नहीं रह सकते, मतलब हमको अपना इंडिपेंडेंट होना है, हमारी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी। तो वंदे मातरम एक बैटल क्राई बन जाता है रिसर्जेंट नेशनलिज्म का, जो कंट्री दोबारा से रिवाइव करने जा रही थी, तो उसका एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग बन जाता है। इवन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देख लिया कि वंदे मातरम जब भी गाया जाता है तो इससे एक यूनिटी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आया करती थी, तो वो लोग फिर अपना वंदे मातरम बार बार कंपोज करेंगे, तो इससे इनको डिसरिस्पेक्ट फील होने लगी। इनको ये लगा कि इंडियंस तो हमें डोमिनेट कर जाएंगे। इन्होंने बैन ही कर दिया कि ना तो इसकी कोई पब्लिक सिंगिंग करेंगे, ना ही इसका कोई पब्लिक डिस्प्ले होगा। आज के टाइम पे ब्रिटिशर देखो मुगल मिनिएचर पेंटिंग को बेच रहे हैं 10.2 मिलियन यूरोस रुपीस में, और यहाँ पे रोका करते थे कि इंडियंस आगे नहीं जाने चाहिए थे। इवन हमारा जो क्लासिकल डांस आता है, कौन सा पड़ा था तमिलनाडु में? भरतनाट्यम। कथकली कहाँ पे था? वो केरला में था, कथक यूपी में था। देखा, ऐसे कंफ्यूजन होती है। चलो एनीवेज, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में। इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी का भरतनाट्यम भी एक पार्ट है। वर्ल्ड गिजनेस अवार्ड भी उसको मिल चुका है कि एक साथ ही 11,000 लड़कियों ने उसको परफॉर्म करा था एक साथ, तो अपने में बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिशर्स ने इवन उसको भी सप्रेस करने की ट्राई करी थी, उसको प्रोस्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया था। बोल दिया ना कि देंगे नहीं मर्ज होने, आपको दबाते ही जाएंगे। बाद में वही चीजें वर्ल्ड लेवल पे उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। एनीवेज, उसी तरह से वंदे मातरम को भी पब्लिक सिंगिंग और पब्लिक डिस्प्ले से बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। कांग्रेस ने 1896 में इसको अडॉप्ट भी करा, जो शुरू के 2 स्टैंजा थे जिससे पॉलिटिकल यूनिटी, स्पिरिचुअल यूनिटी, लोगों के बीच में यूनिटी दिखाई दे जा सके। तो जब कोलकाता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने गाया था यहाँ पे वंदे मातरम। ईयर था 1896। शुरू के 2 स्टैंजा ही गाए जाते थे, इतना लंबा तो नहीं गाया जाएगा हर सेशन से पहले, तो सिर्फ 2 जो स्टेंजास हुआ करते थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो आजाद हिंद की भी बनी थी उसमें भी एक ये पेट्रियोटिक सॉन्ग रहा। बाकी जब वाराणसी सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में, तो वहां पे भी वंदे मातरम को हर एक इंडिया के अंदर जो भी ओकेजन होंगे उसमें गाया जाएगा, ये रिदम शुरू कर दिया गया। देन वंदे मातरम संप्रदाय ये भी फॉर्म करी गई 1905 में ही नॉर्थ कैलकाटा में, ताकि जो डिवोशन है अपनी धरती की तरफ, धरती यानी कि इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें डिवोशन शो करी जा सके। इवन प्रभात फेरीज भी कंडक्ट करी जाने लगी। प्रभात मतलब मॉर्निंग, फेरी मतलब एक चक्कर लिया जाएगा। तो पीसफुल जो मूवमेंट होती थी लोगों की, लोग एक साथ आते थे। इवन सिखिज्म में अभी भी करी जाती है प्रभात फेरी। कौन से ओकेजन पे होती है? जाते हैं ना लोग, एक साथ जाते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे वो सेइंग्स तो याद नहीं है, पर करते हैं प्रभात फेरीज, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे भी शुरू करी थी जिसमें वंदे मातरम के स्टैंजास हुआ करते थे। एंड वंदे मातरम इंग्लिश डेली में भी पब्लिश कर दिया गया था अगस्त 1906। यहाँ पे इंग्लिश डेली आने लगा वंदे मातरम के नाम से, और इसको बिपिन चंद्र पाल ने शुरू करा था। आप एक ट्रायो पढ़ते हो, लाल बाल पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे या मॉडरेट्स? ये एक्सट्रीमिस्ट, इनका मानना था पिटीशन डाल के कुछ नहीं होगा, लेटर लिख के कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो बिपिन चंद्रपाल और लाल बहादुर, नहीं नहीं, लाल बाल पाल, हाँ ठीक है। औरबिंदो भी थे, बाद में ऐड हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में ऐड हुए थे, बाद में हुए थे वो चौथे नंबर पे। कौन से वाला? ये वाला मैगजीन आती थी, ये इंग्लिश डेली वंदे मातरम के नाम से ही चला दी, जिसमें इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही थी वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करी जा रही थी। बिपिन चंद्रपाल, श्री अरबिंदो घोष, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन करा, इसके एज एडिटर बने। और बाद में मेन जो फोकस था वो इंडिया की डिमांड वॉइस को आगे रेस करना ही था।
एंड थिंकर आगे जैसे श्री अरबिंदो, इन्होंने माना था कि जो वंदे मातरम है ये स्पिरिचुअल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, बहुत से लोगों में अवेकनिंग भी लेके आएगा कि जागो अब टाइम आ चुका है टुवर्ड फ्रीडम। उसके बाद वंदे मातरम अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे देखेंगे, यानी कि 1905 की यहाँ पे बात हुई है जब पार्टीशन हुआ था बंगाल वाले एरिया का। एक आज के टाइम पे जो आप बंगाल देखते हो उसके आसपास के एरिया भी उसी में मर्ज थे, तो उस टाइम पे अब पार्टीशन कर रहे थे ब्रिटिशर, तब भी कौन सा पॉलिटिकल स्लोगन बना था, वंदे मातरम ही बना था ऑन 7th of August 1905। और यहाँ पे जो मेन डिमांड्स इमर्ज कर रही थी दैट वाज टुवर्ड्स स्वदेशी, यानी कि जो इंडिया के अंदर इंडिया मेड चीजें हैं उन्हीं को यूज करें, और साथ में जो पार्टीशन होने जा रहा था बंगाल का 1905 के अंदर उसको रोका जाए, यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये सारा पार्ट आ गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश वाला कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री थी, फिर 1971 को बात चली जाती है तो उसे नहीं करेंगे भी। और बाकी एंटी पार्टीशन मूवमेंट का भी इसने एक रोल प्ले करा, और 40,000 पीपल ने कैलकाटा का जो टाउन हॉल था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था वंदे मातरम, प्रोटेस्ट में यूज कर रहे थे। और लॉर्ड कर्जन तो इतना डर गया था, उसने बोला कि जितने भी ये 40,000 लोग हैं जो इसको गा रहे हैं उनको पकड़ो और अरेस्ट करके जेल में डाल दो। तो इतना ज्यादा यूनियन जो रिप्रेजेंट करा था वो वंदे मातरम के जरिए करा गया था। बाकी गुलबर्ग के अंदर आप देखोगे जो मूवमेंट शुरू हुई थी गुलबर्ग का, ये वाली बात करी गई है कर्नाटका वाले एरिया की। एंड दूसरी तरफ हैदराबाद कर्नाटका का ही जो रीजन हुआ करता था, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट लीड करा था। जो एजुकेशन करिकुलम ब्रिटिशर उनके ऊपर इंपोज करने की ट्राई कर रहे थे, तो उसी के अगेंस्ट जब ये मूवमेंट चलती है तो वहां पे भी कौन से स्लोगन लगाए गए थे, वंदे मातरम। कर्नाटका और हैदराबाद आर्टिकल 371 के कौन से पार्ट में एग्जिस्ट करता है? हाँ हाँ, अब पक्का है, किसी ने चेंज तो नहीं करना। जे के अंदर था, आई गोवा था और जे में कर्नाटका और थोड़ा सा पार्ट ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला पार्ट ही आता है। उसके बाद ब्रिटिशर ने 1938 में जब ये स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट लीड करा, सॉन्ग ही बैन कर दिया कि लोगों को नहीं पकड़ेंगे, अब सॉन्ग को ही बैन कर दिया जाए दोबारा से। और जितने भी कॉलेजेस थे, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी आ गई, गुलबर्ग यूनिवर्सिटी, कर्नाटका की ही बात हो रही है अगेन, तो इनको अरेस्ट करो और बाहर निकालो कॉलेजेस से अगर इनकेस वो दोबारा से सॉन्ग को गाते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंस इंडियन रेवोल्यूशनरी जो बाहर रह रहे थे उनके ऊपर क्या क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले तो आ गई आपकी मैडम भीकाजी कामा। 1907 का टाइम पीरियड था, इन्होंने इंडियन फ्लैग वहां पे जब रिप्रेजेंट करा था तो उसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ था, वंदे मातरम। तो मतलब फॉरेन में भी आप देख रहे हो कि इनकी प्रेजेंस दिखाई जा रही है। बर्लिन में ये फॉर द फर्स्ट टाइम शो करा गया। 1909 में मदन लाल धिंगनरा जो थे उनको इवन हैंग भी कर दिया गया था इंग्लैंड में, वहीं पे प्रोसिक्यूट कर दिया गया था। और इनके जो लास्ट वर्ड थे मरने से पहले वो थे वंदे मातरम। तो मतलब अब इंडिया लेवल में नहीं ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है, आपको फॉरेन लेवल में भी इसकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है जहां पे इंडियन रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे। उसके बाद मैगजीन आती है वंदे मातरम फ्रॉम जेनेवा, यहाँ पे भी पब्लिकेशन करी गई अगेन कि इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन बन रखी है बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग, वो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट्स ऐड करे जा रहे थे। फिर आते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, 1912 का टाइम पीरियड है। केप टाउन, केप टाउन कहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका अफ्रीकन यूनियन, बस ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट, दो लगा दिए मैंने सॉरी, ये पूरा साउथ अफ्रीका वाला अगर पार्ट है तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में लोकेटेड है केप टाउन सिटी। तो वहां पे भी इन्होंने अपनी जो चैंटिंग थी वंदे मातरम की वो शुरू कर दी। तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हो इंडियन रेवोल्यूशनरीज का जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे। तो इस तरह से यूनिटी रिप्रेजेंट करी गई थी। और उसके बाद 19th सेंचुरी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो टाइम पीरियड आपको वहीं से पता लग जाएगा। 19th सेंचुरी पहला जो पब्लिकेशन था वो जर्नल के अंदर था, 1875 ईयर्स आते हैं। और कई बार हिमाचल में तो बड़ी ही यूनिक चीज है, वो ईयर के ही बेसिस पे स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। 76 में कोई इवेंट हुआ होगा, वहां पे 75 लिख देंगे, 75 में होगा 76। तो प्रिसाइज चलना है मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी ईयर्स हैं। और 1882 में जाके फिर आनंद मठ आता है, तब उसमें एडिशन होती है वंदे मातरम की। तो इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था नेशनलिज्म को रिवाइव करने के लिए, अवेकन करने के लिए। और इनका जो आनंद मठ नाम का नॉवेल है उसमें भी इसका मेंशन है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क हैं जैसे दुर्गेशा नंदनी, देन कपाक उंदला और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी इवन राजा राम मोहन रॉय के आप बारे में पढ़ोगे, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, ये लिटरेचर है यहाँ पे देवी चौधरानी। उसके बाद सोशल और कल्चरल स्ट्रगल, जब आप बंगाल वाले पेंटिंग्स को भी देखोगे ना, इवन लिटरेचर आ गया, पेंटिंग आ गया, वहां पे सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही है वो सारे इन्फ्लुएंस आपको पेंटिंग में भी दिख रहे थे, लिटरेचर के अंदर भी दिख रहे थे। सो दैट्स ऑल 150 years ऑफ वंदे मातरम।